परिसीमन के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं, यानी भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से देखें तो भौगोलिक और राजनीतिक दोनों परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद बदली हैं। जैसे राजौरी, पुंछ, रियासी, ये वो इलाके हैं जहां एक ही समाज का प्रभाव था, वो बदलाव आया है। जहां जैसे अभी राखी जी ने कहा, गुज्जर, बकरवाल, सिख, ये सारे लोग बटे हुए थे, तो इनकी कोई गिनती नहीं होती थी, तो इनको भी कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व मिला, यानी कि उनका जो गांव था वो एक गांव 4 विधानसभा में है, अब वो एक गांव 1 विधानसभा में आ गया है। मतलब वोट का जो अधिकार होता है उसमें जो एकजुटता का प्रदर्शन इस बार जम्मू कश्मीर में होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये चुनाव इसलिए मैं देख रहा हूँ कि हाल का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें वहाँ के 3 बड़े चेहरे, गुलाम नबी आज़ाद जी को मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़े, 3 बड़े चेहरे और तीनों को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 3 चेहरे जो अभी कुछ महीने पहले हारे हैं वो चेहरे कितने प्रभावी हो पाएंगे। फिर 2014 की बात आती है, 2014 के बाद विधानसभा का ये पहला चुनाव हो रहा है, लेकिन उसके बाद 3 चुनाव जम्मू कश्मीर देख चुका है। 19 का भी लोकसभा का चुनाव देखा, 22 का विधानसभा, 22 का स्थानीय निकाय का चुनाव देखा और 24 का लोकसभा चुनाव देखा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था और वोट की ताकत का अंदाज़ा जो भी पड़ोसी देश नज़र लगा के बैठे हुए हैं उनको अंदाज़ा हो गया है। लोकसभा चुनाव में तो सर्वाधिक मतदान हुआ इस बार जम्मू कश्मीर में, अपने आप में रिकॉर्ड रहा है। 2014 में जहाँ 65% था, इस बार 75% से ऊपर चला गया है। तो सबसे जो जम्मू कश्मीर में देखना ये है कि जो 23% वोट लेके भारतीय जनता पार्टी 2014 में चल रही थी, फिर 2022 की स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। क्या 24 में वो 23% वोट को बढ़ा पाती है या 23% वोट उसका घटने वाला है? नंबर 1। नंबर 2, वहाँ जो दूसरी बड़ी पार्टी है पीडीपी, जो 2014 के विधानसभा चुनाव में भी 23%, 22.9 के करीब लेके वोट चल रही थी वो, क्या उसका वोट घटा है या उसका वोट बढ़ेगा? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये है कि उनका वोट घटा है, इस बार उनका वोट बढ़ेगा। इसकी संभावना कांग्रेस की इसलिए लग रही है क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद उस समय पर कांग्रेस में थे, अब गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी बना के अलग घटक के साथ खड़े हुए हैं, वो भी कांग्रेस का ही वोट काटेंगे। तो कांग्रेस के लिए वहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस वहाँ कैसे अपने आप को खड़ा रख पाएगी। लेकिन 2 जो क्षेत्रीय दल हैं जो जम्मू कश्मीर में अपना दावा करके चल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इनके अस्तित्व का संकट इस बार खड़ा होगा। यदि वो अपना वोट बढ़ा पाएंगे तो ठीक, नहीं बढ़ा पाए तो इनका भविष्य चौपट हो जाएगा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये जम्मू कश्मीर में। हरियाणा की जहाँ तक आप बात करें, हरियाणा में चुनौती दोनों के सामने है, कांग्रेस के पास भी और भारतीय जनता पार्टी के पास भी। लेकिन वहाँ एक नया गठजोड़ चल रहा है। गठजोड़ ये चल रहा है कि जाट एक तरह से लामबंद हो रहा है कांग्रेस की तरफ, और दलित भी, बीएसपी जो 15% वोट लेके चल रही थी उसको छोड़ के नए पैटर्न, जैसे उत्तर प्रदेश में गई, हरियाणा में भी दलित वर्ग का वोट जो है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। तो वो एक पैटर्न चेंज हुआ है और कांग्रेस लगातार वहाँ इंक्रीज कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत जो 12% से 58% पहुँच गया था वो घट के 43% पे आ गया है। इस बार यदि जाट और दलित एकजुट होते हैं तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा फलीभूत ये होगा कि गैर जाट समीकरण लेके जो वो पॉलिटिक्स कर रही है वो गैर जाट समीकरण उसका सार्थक होगा। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण अभी लोकसभा चुनाव में दक्षिण हरियाणा में देखने को मिला कि दक्षिण हरियाणा में आहिर और जाट वो दोनों एक हो गए हैं कि मुस्लिम का प्रभाव कम किया जा सके। तो हरियाणा में अलग अलग सीटों पे अलग अलग पैटर्न है। अब इनेलो और बीएसपी ये दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए घातक ये साबित हो सकता है, इनेलो जाट ले जाएगा और बीएसपी दलित ले जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं हरियाणा में अभी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।